सावन के पहले सोमवार पर दिल्ली की सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। हजारों लाखों कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए राजधानी से गुजर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा को सुचारू रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई अहम मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। भारी वाहनों पर कई रूटों पर रोक लगाई गई है, जबकि कई सड़कें केवल कांवड़ यात्रियों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। इन व्यवस्थाओं का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर दिखाई दे रहा है। जीटी करनाल रोड, आउटर रिंग रोड, वजीराबाद, ISBT, मुखर्जी नगर, आजादपुर, नरेला और उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दिन भर लंबा जाम दिखा। कई जगह वाहनों की रफ्तार थम गई तो कई जगहों पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, मरीज और स्कूल बसें ट्रैफिक में फंसती नजर आई। ट्रैफिक पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि घर से निकलने से पहले एडवाइजरी जरूर देखें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए अलग रूट तय किए गए हैं। पुलिस का कहना है कांवड़ यात्रा खत्म होने तक कई मार्गों पर यही व्यवस्था लागू रहेगी, इसलिए लोगों को अतिरिक्त समय लेकर सफर करना चाहिए। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी की बात करें तो इन रास्तों से आपको बचना है। नजफगढ़ फिरनी रोड, रोहतक रोड, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नांगलोई नजफगढ़ रोड, आउटर रिंग रोड अधिक प्रभावित रहेंगे। कांवड़ियों के प्रवेश के मुख्य पॉइंट्स हैं गाजीपुर बॉर्डर, महाराजपुर बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर, DLF बॉर्डर, भोपुरा बॉर्डर, सोनिया विहार बॉर्डर, लोनी बॉर्डर। दिल्ली में यात्रा को सुचारू बनाने के लिए पैदल कांवड़ियों के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। कांवड़ियों के लिए तय किए गए रूट रोहतक रोड, जिसमें जखीरा, मादीपुर, पीरागढ़ी चौक, नांगलोई चौक, मुंडका और टिकरी बॉर्डर है। नजफगढ़ रोड रूट जखीरा, उत्तम नगर, नजफगढ़ फिरनी रोड, झारोदा बॉर्डर। आउटर रिंग रोड मधुबन चौक, पीरागढ़ी चौक, केशवपुर मंडी, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर। देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, रतनपुरी चौक, लोहा मंडी। बदरपुर बॉर्डर की तरफ जाने वाले लोग महाराजपुर बॉर्डर, रोड नंबर 56, गाजीपुर बॉर्डर, रिंग रोड, मथुरा रोड। आस्था और व्यवस्था दोनों के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। एक तरफ लाखों शिव भक्तों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करनी है तो दूसरी तरफ राजधानी की रफ्तार भी बनाए रखनी है। फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए सलाह यही है कि ट्रैफिक अपडेट देखकर ही घर से निकले, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक राजधानी की कई सड़कें प्रभावित रहने वाली हैं। कांवड़ यात्रा के बीच दिल्ली की रफ्तार धीमी है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता है। ऐसे में थोड़ी सतर्कता और बेहतर प्लानिंग से लोग जाम की परेशानी से काफी हद तक बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और प्रमुख सवाल है, दिल्ली को इस मौसम में, इस स्थिति में जाम मुक्त रखने का प्लान क्या है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनेगा? दोनों जरूरी है, लेकिन संतुलन कैसे बनेगा? तीसरा सवाल, ट्रैफिक से बचने का कोई वैकल्पिक प्लान क्यों नहीं है? ये हमारे 3 प्रश्न हैं, 3 सवाल हैं और आज की चर्चा में इन्हीं 3 सवालों पर हम बात करेंगे। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष झा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राय तपन भारती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस चर्चा की शुरुआत राय तपन भारती जी, सर मैं आपके साथ ही करता हूं। सीधा पॉइंट है, आस्था भी जरूरी है, व्यवस्था भी जरूरी है। महत्वपूर्ण यह है कि जो नीति निर्धारक हैं उनको आस्था और व्यवस्था के बीच समन्वय बनाना चाहिए। क्या इस 10-12 दिन की दौरान, जिसकी शुरुआत पिछले 2 दिन से हुई है, वो बन रही है? क्योंकि कई लोग हैं जो दिल्ली के लोग हैं। आप ये नहीं हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए लाखों लोगों को सफर करवा दे।
धर्मराज जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। आस्था है और आस्था के साथ व्यवस्था में भी कुछ कमियां हैं। जैसे मेरे पास जो रिपोर्ट है, उत्तराखंड की सरकार इस कांवड़ यात्रा के लिए 50 लाख का बजट अलॉट किया, लेकिन यूपी सरकार ने कितना अलॉट किया वो खुलासा नहीं किया। लेकिन जो तैनाती है, जो जिस तरह की तैयारी है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे 60,000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं कांवड़ यात्रा के मार्ग में। 20,000 या 30,000 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा और भी व्यवस्था है। तो ये तो सरकारी खर्च है। और देखिए, इसका सकारात्मक पक्ष ये है कि हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद या दिल्ली तक व्यापार, कांवड़ से जुड़ी हुई चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। बहुत सारे जो कांवड़ यात्रा को नजदीक से देखे हुए हैं, करीब से देखे हुए हैं, या उनको आप आर्थिक समीक्षक भी कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन है कि एक कांवड़ी जो है, कांवड़िया जो है, लगभग 1,000 रुपया हरिद्वार में खर्च करता है। और इस वर्ष धर्मराज जी 2 करोड़ कांवड़ियों की जाने की संभावना सरकार जता रही है। तो 2 करोड़ को यदि 1,000 रुपये, कम से कम 1,000 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,000 करोड़ का बिजनेस केवल हरिद्वार में दिखाई पड़ रहा है कांवड़ यात्रा के कारण। ये मैं प्लस पॉइंट बता रहा हूँ कि आस्था के पीछे बाजार का दृष्टिकोण भी होता है। आस्था के पीछे शिव जी की तपस्या भी होती है। शिव की आराधना के बारे में बहुत लंबी बहस हो सकती है, मैं उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा। एक समय था कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में शिव मंदिर से पूजा होती थी, मलेशिया हो, या यहाँ तक कि कुछ प्रमाण मुसलमानों ने भी दिए कि मक्का मदीना तक शिव जी की आराधना होती थी। बाद में मुस्लिम धर्म के आगमन के बाद वो काला पत्थर की अभी भी पूजा करते हैं, प्रे करते हैं। जब मक्का मदीना में जुड़ते हैं, उस पर पानी चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये हमारे यहाँ आस्था है। लेकिन अब व्यवस्था क्या है? मेरे घर में भी कुछ बच्चे एनसीआर के स्कूल में पढ़ते हैं। आज शाम को मैसेज आया कि जिला प्रशासन ने आज से लेकर 8 या 10 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया है। तो कुछ स्कूलों ने तो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कर दी है। जो जिन बच्चों के पास मोबाइल है या लैपटॉप है, उनके घर में तो बच्चे कल पढ़ाई करेंगे, परसों पढ़ाई करेंगे। लेकिन जिन बच्चों के घरों में मोबाइल नहीं है, उनकी पढ़ाई ठप। यानी 2 हफ्ते की पढ़ाई लगभग चली गई इस आस्था के नाम पर। इसके अलावा और भी मैं बता दूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि नहीं, कोई महिला ये बीमार है या प्रसव के लिए जा रही है तो उसके लिए रास्ता देना चाहिए। कांवड़ियों का कर्तव्य बनता है कि वो रास्ता दें। लेकिन कई बार उनका रूखा व्यवहार धार्मिक भावनाओं को थोड़ा ठेस पहुंचाता है। इसके अलावा कभी कभी किसी की रास्ते में बहस हो जाए तो झुंड में इकट्ठा होकर अटैक करते हैं। ये ऐसा कांवड़ यात्रियों को नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आप धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं, रास्ते में हो सकता है कि मैं कार चला रहा हूँ, मेरी कार के सामने आप आ जाए, मैं ब्रेक लगाकर आपको बचा लूं, फिर भी आप अटैक कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की घटना हर साल हमने देखी, पढ़ी, अखबार के पन्ने रंगे हुए रहते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ। अब कांवड़ यात्रा में बहुत सारे धर्म के लोग हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब एक नई बात आ गई है कि आपको दुकानों के ऊपर दुकानदार का नाम लिखना होगा। मतलब वहां धर्म का पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। शाकाहारी और मांसाहारी की बात हो तो ठीक है, शाकाहारी होटल है तो शाकाहारी लिखो, मांसाहारी है, क्योंकि शिव पूजा के दौरान तो कोई मांसाहारी की दुकान पे जाएगा नहीं। पर हाँ, बहरहाल एक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि जिस तरह के माहौल में उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम दिल्ली को विशेष तौर पर बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली और उत्तराखंड, हरिद्वार से जब उत्तर प्रदेश तक आते हैं तो गाजियाबाद से पहले तक तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। गाजियाबाद से जब ये लोग दिल्ली फिर हरियाणा की तरफ जाते हैं तो प्रॉब्लम दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। मैं उस नोट पे आपके पास आता हूं सर। मनीष जी,
आपके पास आता हूं, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा बीजेपी प्रवक्ता के पास। देखिए, कांवड़ यात्रा से धार्मिक की कोई भी धार्मिक यात्रा, उससे किसी को परहेज नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 14-15 दिनों तक 2-4 लाख लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं, या 20 लाख 25 लाख लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं 15 दिन के लिए, तो उस 15 दिन के दौरान उन 40-50 लाख लोगों के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा जो रोज कम्यूट करते हैं उसी रूट पर। उनको जो उनकी परेशानियों को भी आपको देखना पड़ेगा, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसी को अगर 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और वो 9 बजे घर से निकलता है, तो ऐसा तो एक दिन मैनेज कोई कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि 2-2 घंटे 3-3 घंटा वो जाम में फंसे। स्कूल के बच्चे जो स्कूल से अपने घर तक पहुंचते हैं आधे घंटे में, उनको 1-1 घंटा वेट करना पड़े, ट्रैफिक में एम्बुलेंसेस फंसे, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात धर्मराज जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन थोड़ा हमें यह समझना होगा कि ये जो धार्मिक यात्रा है सावन के महीने में, ये सदियों से होता आया है निर्विरोध और होता रहेगा। जो लोगों का आस्था है भगवान शिव में, वो अटूट है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। और जहां तक हर एक पहलू को जिम्मेदार है, हर कोई भी एक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, चाहे वो ऑफिस जाने वाला एक व्यक्ति हो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, चाहे वो रोड किनारे सब्जी बेचने वाला वो व्यक्ति है। लेकिन हमें थोड़ा ये समझना होगा, क्योंकि ये सावन का महीना जो है, इसको एक 12 कैलेंडर मास में, सालाना मासिक कैलेंडर में इसको विशेष दर्जा मिला दिया गया है, जिसमें भगवान शिव की आराधना होती है। लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, कुछ लोग लहसुन प्याज तक त्याग देते हैं अपने धार्मिक आस्था के कारण। और जहां तक मैं राय तपन भारती जी को सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि कांवरिया एकत्रित हो जाते हैं और पटांग करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आपको बताता हूं, सरकार सजग रहती है, जो भी सरकार रहती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। मैं इतनी बड़े पैमाने पे जब भी कोई यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा, तो सरकार सजग रहती है कि कोई अनहोनी घटना ना हो और कांवरियों को तकलीफ नहीं हो। इसी कारण जो है दिल्ली में खासकर तीर्थ यात्रा कमेटी विशेष उनका बजट है जो कि एलोकेट होती है, और दिल्ली में दिल्ली की जो सरकार होती है, जो तमाम रजिस्टर्ड कांवरिया जो ये है ट्रस्ट हैं, वो अपने शिविर लगाते हैं दिल्ली सरकार के माध्यम से, ताकि कांवड़ियों को सेवा की जा सके। अब मसलन थोड़ा तो देखिए असुविधा होती है, क्योंकि रोड किनारे जो आप देखते हैं, रोड के किनारे ही फुटपाथ पे जो होता है, वहां पे शिविर लगाया जाता है, और इससे क्या होता है, जो आवागमन होता है इसको थोड़ी सी तकलीफ होती है, रूट को डाइवर्ट किया जाता है, और ये 13 से 14 दिन अमूमन रहता है जब तक ये यात्रा चलती, ताकि एक भी यात्री को, कांवड़ यात्री को तकलीफ ना हो। ये ना सिर्फ उनकी आराधना का, जो कांवड़ यात्री हैं उनकी आराधना का वहां पे मनोबल ऊंचा किया जाता है, बल्कि सरकार भी अपनी सजग जिम्मेदारी निभाते हुए उनको आदर सम्मान और उनको कोई भी तकलीफ ना हो अपने ये करती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आस्था सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था पर सोचना और रोड मैप बनाना आगे के लिए बहुत जरूरी है, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। और जहां तक एम्बुलेंस की बात है, मैंने देखा है, मैंने कांवड़ियों को भी देखा है कि वो लोग भी मदद करते हैं, वो लोग भी हट जाते हैं। जब भी एम्बुलेंस का जो सायरन बजते हुए जाता है तो लोग हट जाते हैं, लोग जगह देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कांवड़िया की इसमें कोई भी गलती है, धार्मिक आस्था अपनी जगह पर है, लेकिन वो भी इंसान है, वो भी एक नेक काम के लिए जा रहे हैं, अपने धर्म यात्रा पे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। अब मैं क्योंकि एक मिनट दीपक जी, इससे एक बार कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं तीनों का ज्वाइंट जो राय है वो डॉक्टर साहब देंगे, क्योंकि जो जवाब देने की स्थिति में है वो डॉक्टर साहब की पार्टी की सरकार है, तो वही जवाब देंगे। दीपक जी, एक बात बताइए सर, मैं भी धर्म से हिंदू हूं, ईश्वर को मानने वाला हूं, पूजा पाठ वक्त मिलता तो कर लेता हूं, नहीं मिलता तो नहीं कर पाता। मसला ये नहीं है कि जो यात्री हैं उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है या नहीं कर रही है। मेरा कंसर्न बस ये है कि आप 15 दिनों के लिए जब कुछ लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो बाकी जो लोग उस राज्य में रह रहे हैं, उस शहर में रह रहे हैं, उनकी तकलीफों को कौन देखेगा? उनको जो परेशानियां होती हैं उनको कौन एड्रेस करेगा? जी,
धर्मराज जी आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को नमस्कार। सावन माह का जो ये उत्साह शिव भक्तों में देखा जाता है, ये अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। और जो कांवड़ यात्रा है, इसको बहुत श्रद्धा के साथ हमारे कांवड़िए भोले लेकर आते हैं। और जो प्रश्न आज हम डिबेट के अंदर आपने किया और जो विषय चल रहा है, इसको दो तरह से देखा जा सकता। पहला, जो व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती, जो प्रशासन द्वारा की जाती। दूसरा, एक इसको हम कह सकते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। इसको दो तरह से देखा जा सकता है। तो अगर हम बात करें प्रबंधन की, तो सरकार की तरफ से जो प्रबंधन होते हैं उसमें हमेशा, अब आज इस बार भी देखेंगे, हमेशा गुंजाइश रहती है, क्योंकि एक समय इस प्रकार ये भी रहता है कि ये बरसात का समय होता है। अगर आप देखें बरसात होती है तो कहीं वैसे भी जाम कई जगह लगते हैं। और ट्रैफिक की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से, अगर आप देखें जो बॉर्डर्स हैं, मेनली जो दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, वहां से बेसिकली वहां से शुरू होती है जो जैम की व्यवस्था। अगर आप देखें दिक्कत, अगर जहां तक हम शिविर की बात करें, अलग अलग जगह पे शिविर लगे होते हैं, मुझे लगता है बड़े अच्छे प्रबंधन के साथ वो लगाए जाते हैं। उसमें बाकायदा बैरिकेडिंग की जाती है। उस बैरिकेडिंग से बाहर कोई नहीं आता, जहां तक हमने देखा। मेरी तो व्यवस्था की बात हो रही है कि जो लोग कांवड़ी वहां से चल के आ रहे हैं और बॉर्डर के पास आसपास आते हैं, उसके बाद में दिल्ली में प्रवेश करते हैं, वहां पर थोड़ी सी व्यवस्था की बात अगर हम करें तो ट्रैफिक की व्यवस्था और साथ में मॉनिटरिंग कि आपके पास ये डाटा डेली आपके पास यहाँ पर उपलब्ध हो दिल्ली के अंदर, कि कितने कांवड़िए अनुमानित रूप से दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे। आपके पास एक रियल टाइम मॉनिटरिंग जो होती है वो हो, तो आप उसको बेहतर मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर अनुमान के आधार पर चलेंगे, किसी दिन ज्यादा आ सकते हैं, किसी दिन कम आ सकते हैं, तो अच्छा मैनेजमेंट उसके अंदर किया जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग जो ट्रैफिक पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो की जा सकती है। तो इसके अंदर विषय जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं आप इसको देखें मॉनिटरिंग का, कि किस स्टेट से कितने कांवड़िए कहाँ की तरफ चले, अनुमानित रूप से आप अगर देखें तो ये किया जा सकता है। दूसरी बात व्यवस्था बनाने की, तो हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक बैलेंस तो होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो अपने रोजगार के लिए निकल रहा है, उसको अपना रोजगार भी पूरा करना है, अपनी ड्यूटीज को पूरा करना है। अगर आप एक्सीजेंसीज की बात करें तो वो भी बीच में आती हैं, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है इक्का दुक्का कोई बात हो तो अलग बात है, ऐसी कोई समस्या नहीं आती। जब एक्सीडेंसीज की बात आती है, एम्बुलेंस की बात आती है, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय उठता है। जहां तक दूसरी विषय है, जैसे छात्रों का विषय है, अभी मुझसे पहले जो विशेषज्ञ थे उन्होंने एक बात बोली कि स्कूल्स को किया गया है, ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। तो सुविधाएं, सवाल यह है, सुविधाएं तो है नहीं बच्चों के पास, सभी के पास, कि उनके पास वो गैजेट्स हों कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकें, वो सब विषय अलग हैं। इसके अंदर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये विषय केवल 1 साल का नहीं है, इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। हर आप स्टेट में अगर आप देखें तो इसमें कुछ स्टेट्स पर्टिकुलरली आते हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हम मेनली दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन और दूसरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये इसमें आवश्यक है। क्योंकि ये हर साल का पर्व है और उस पर्व के अंदर जो श्रद्धालु है उनके श्रद्धा के अनुसार उनका संख्या अनुमानित रूप से बढ़ती है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है और उसके अनुसार एक रोड मैप तैयार करके और इसके पर एक व्यवस्था बनाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है सर। अब डॉक्टर अवधेश उपाध्याय आपके पास आता हूं सर। क्या सरकार ने जो कांवड़िए को लेकर व्यवस्था की है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, उसको लेकर कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन दूसरा प्रश्न जो कॉमन लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, जो कांवड़िए नहीं हैं, जो कम्यूट नहीं कर रहे हैं और जल लेकर कहीं आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, वो अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, उनकी परेशानियों को सरकार एड्रेस करने के लिए क्या कर रही है? मसलन मैं आपको, क्योंकि इसमें मैं अपना आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं सर। जैसे कुछ बातें, जब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होता है तो सरकार स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर देती है कि भैया आप ऐसा करो, ऑनलाइन क्लासेस करवा लो।
या फिर आप ये कर सकते हो कि मंडे को अगर इसको मंडे को ट्रैफिक का दबाव हो सकता है ज़्यादा, तो एक दिन स्कूल की छुट्टी कर दो। ऑफिसेस के लिए आप ये कर सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम तुम इतने दिन तक कर लो। अब एडवाइजरी अलग अलग वक्त में सरकार जारी करती है। अगर कोई 2-4 घंटा समय सड़क पर खराब कर रहा है ड्यू टू ट्रैफिक, तो इट्स बेटर ना कि सरकार एक एडवाइजरी भी जारी कर दे, ताकि वो कंपनियां भी देखे। जब व्यवस्था है तो हम क्यों नहीं उसका, जब तकनीक है तो तकनीक का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए धर्मराज जी, आज सावन के पवित्र मास का प्रथम सोमवार है। आपको यहाँ बैठे मेरे सभी पैनलिस्ट भाई और जो दर्शक हैं शो को देख रहे हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। आपको भी शायद बधाई मैंने शायद दी थी व्हाट्सएप पे, उसकी बधाई भी आप ले लीजिए यहीं से। देखिए कांवड़ यात्रा की यदि बात करें धर्मराज जी, तो मैं आपको बताऊं, कांवड़ यात्रा करोड़ों आदमियों की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक ये सबने यहाँ स्वीकार किया है। पैनलिस्ट भाई हमारे बैठे, जिसमें करोड़ों भक्त जो हैं पूरी तरह से महादेव के लिए समर्पित होते हैं, पूरी तरह से भक्ति में लीन रहते हैं। और जिसके चलते आपने देखा होगा दिल्ली नहीं तो देश में इस समय आप देख सकते हैं महादेव के जय जयकारे जो पूरे लग रहे हैं। कहीं हर हर महादेव है, हर हर महादेव शंभू है, ओम नमः पार्वती पते जैसे जयकारे आप सुन सकते हैं कहीं भी पूरे देश में। दिल्ली नहीं, हर देश मतलब हर जगह सुन सकते हैं। रही बात दिल्ली की हम बात करें, आज देखिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में भक्तों की श्रद्धा और जो सुगम यातायात है उसको बनाने के लिए पूरी तरह से नीति बनाकर काम कर रहे हैं। और इसके चलते आपने देखा भी होगा जब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी उससे पहले ही दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ दिल्ली सरकार ने मिलकर एक एडवाइजरी जारी करवाई थी कि भाई कौन कौन से रूट ऐसे हैं जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी, जहां से कांवड़ यात्रा निकले वहां कांवड़ियों को परेशानी ना हो और ना ही आम जनमानस को परेशानी हो, ताकि कांवड़ यात्रा जो है, जो कांवड़ियां हैं वो भी सुरक्षित रह सकें और जो दिल्ली की जनता है उसको भी किसी तरह का कोई ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ट्रैफिक की गाइडलाइन जारी की है। भारी वाहनों के लिए अलग गाइडलाइन जारी की है। लोकल जो वाहन जो चलते हैं, लोकल जो जनता है अपनी जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए अलग गाइडलाइन जारी की गई है। भारी वाहन है जो बाहर से आते हैं, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या उत्तराखंड हो, उसके लिए बताया गया कि आप अंदर ना घुसे, उससे बढ़िया कि पेरिफेरल जो बनाया हुआ है उससे निकल जाइए आप, ठीक है। और जो लोकल है अपने जो दिल्ली की जनता है उसके लिए अलग गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें किसी तरह का कोई भी अगर आरोप प्रत्यारोप की अगर बात करता है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप बनता नहीं है, क्योंकि सबको दिख रहा है किस तरह से काम हो रहा है दिल्ली में, किस तरह से गाइडलाइन जारी की जा रही है कांवड़ियों के लिए। तो हम ये चाहते हैं, देखिए ना तो कांवड़िए परेशान हो, महादेव के जो भक्त हैं जो भक्ति में लीन है, ना तो किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचे और ना ही कोई जनता परेशान। इसी के चलते पूरी तरह से दोनों को संतुलन में बनाने के लिए, दोनों को संतुलन बनाने के लिए दिल्ली भाजपा सरकार काम कर रही है। जैसा कि अभी बता रहे थे राय तपन जी कि एम्बुलेंस रोक दी जाती। मुझे एक ऐसा उदाहरण बता दो जहाँ एम्बुलेंस रोकी गई हो। राय तपन जी कह रहे थे कि वहाँ सर डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस को कोई रोकता नहीं है, ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस जाती है कई बार। हम लोग अब जैसे हाँ, अगर सड़क पे ट्रैफिक लगा है तो उसमें सारी गाड़ियां भी फंसी तो एम्बुलेंस भी फंसेगी, वो मैं कह रहा हूँ। देखो ट्रैफिक क्या है धर्मराज जी, ट्रैफिक तो अगर कांवड़ यात्रा ना हो, अगर ये सावन का महीना ना हो तब भी ट्रैफिक होता है दिल्ली में तो। लेकिन जो पुरानी सरकार है दिल्ली में रही, क्या उन्होंने कोई ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए दिल्ली वासियों को कोई काम किया है? नहीं किया। जो भी ट्रैफिक कम हुआ है थोड़ा बहुत दिल्ली में, वो केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार की, अभी जो दिल्ली में भाजपा सरकार है उसकी देन है। तो पूरे पेरिफेरल बने हुए हैं दिल्ली के बाहर, वो सब किसने बनवाए? मोदी सरकार ने बनवाई। ईवी जो बसें लाई गई हैं दिल्ली में ताकि पॉल्यूशन भी कम हो, वो किसने लाई गई है? वो भी केंद्र सरकार की देन है, इसलिए लाई गई है कहीं ना कहीं ट्रैफिक कम हो, लोग अपना वाहन छोड़ के कम से कम अपना कोई ईवी बस को यूज करे, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट यूज करे जो सरकार का है, ताकि कहीं ना कहीं दिल्ली में ट्रैफिक कम हो। ट्रैफिक की समस्या मैं समझता हूँ है, उसको अभी निवारण करने में दिल्ली सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो ट्रैफिक देखने दिल्ली में, इससे भी निजात देने का काम दिल्ली भाजपा सरकार दिल्ली वासियों को करके दी। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आता है, राय तपन भारती जी आपके पास आता हूँ। एक मनीष एक मिनट, मैं चाहता हूँ ना कि इसको बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की तरफ खींच के ज़्यादा नहीं ले जाऊँ, बट आप लोग लेके जाओगे, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं उसको खींच के नहीं लेके जाऊँगा। सर एक इसमें एक पहलू ये भी आता है,
देखिए, जो एक बात कही है डॉक्टर अवधेश उपाध्याय ने, बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ये ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक इस 12-15 दिन के दौरान ही लगता है। ट्रैफिक दिल्ली एनसीआर के लिए तो मानो एक होता है ना पर्यायवाची शब्द, कि दिल्ली में ट्रैफिक पर्यायवाची है। आप एक फिक्स टाइम है, उस टाइम में तो सड़क पर निकल जाए आपको ट्रैफिक मिलेगा ही। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है सर कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज के कारण, जैसे कहीं पे अगर मेट्रो का काम हो रहा है तो ट्रैफिक लगे। हमको पता है कि मेट्रो के बन रहा है, इसके कारण यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है। उसी तरीके से ये कांवड़िए हैं तो उसके लिए सरकार अब व्यवस्था करती है। इसमें दो चीजें हैं। एक चीज की अगर किसी के घर में 2 बच्चा होता है तो छोटे बच्चे का खूब केयर होता है, बड़े बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर तो सरकार के लिए वो भी बच्चे हैं जो हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं, कामकाज करते हैं, रोज अपने घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं कामकाज करने के लिए। स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, घर अपने बसों से लौटते हैं। तो सरकार क्या उन दूसरे बच्चे को देख रही है जो कोई डिमांड नहीं कर रही है? सरकार का पूरा फोकस तो ये लगता है ना कि कांवड़ियों के लिए करें, लेकिन उन लोगों के लिए क्या विचार हो रहा है जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, कामकाज के लिए बाहर निकलते हैं? देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। एक तो दिल्ली में मेट्रो की लाइनें सेक्शन बहुत हो गया, तो मेरा अनुमान है कि 70% लोग जो नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, जो बीमार नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, वो मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और मेट्रो का किराया देने में उन्हें परेशानी नहीं होती है। लेकिन लेबर क्लास को, बुजुर्ग है, उसे मेट्रो की सवारी में दिक्कत होती है। लेबर क्लास के पास पैसा नहीं है, अब बुजुर्ग को अनकंफर्टेबल लगता है, उसे परेशानी होती है। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि देवघर में हरिद्वार के कांवड़ यात्रा से पहले प्रचलित हुआ देवगढ़ की कांवड़ यात्रा। दोनों में थोड़ा अंतर है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लोग झारखंड में देवघर की कांवड़ की यात्रा किए होंगे तो दिल्ली और हरिद्वार और दोनों में क्या अंतर है मैं बताऊंगा। वहां पर सुल्तानगंज में गंगा नदी का तट है, वहां से गंगा जल कांवड़ यात्री लेते हैं और देवघर चले आते हैं। तो सिर्फ एक हाईवे पर असर पड़ता है और उसकी दूरी भी हरिद्वार की तुलना में कम है। उसके बाद अलग अलग मंदिरों में नहीं जाते हैं श्रद्धालु। अब यहाँ कुछ परंपराएं ऐसी बन गई कि जो हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे हैं वो गाजियाबाद के मंदिर में भी अर्पित कर रहे हैं, जिनको इच्छा है वो गुड़गांव जाकर अर्पित कर रहे हैं, कोई दिल्ली के मंदिर में जाकर अर्पित कर रहा है। तो दोनों में अंतर है। वहां एक मंदिर में जाकर अर्पित कर रहे हैं, यहाँ पर है कि अनगिनत मंदिर है जहां हम जा रहे हैं, तो रास्ते में ट्रैफिक जाम तो होना लाजमी है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं और दर्शकों को झूठ नहीं बताना चाहिए। परेशानी होती है। एक तो ये कि मैंने योगी आदित्यनाथ हरिद्वार से एक कांवड़ यात्रियों के लिए सेपरेट सड़क का इंतजाम करने का उन्होंने आदेश दिया था, 2 साल पहले की बात है। उस सड़क का काम कितना हुआ मैं नहीं जानता हूँ। नहर के किनारे किनारे वो सड़क बननी थी, वो सिर्फ कांवड़ यात्री को उसमें चलना था और कांवड़ यात्रियों से रिक्वेस्ट किया गया, उनसे आग्रह किया गया कि वो मेरठ हाईवे पर न चले। उस पर तेज रफ्तार गाड़ियां चलती हैं, उनकी स्पीड 100 किलोमीटर के आसपास होती है, तो उनके लिए सुरक्षित नहीं है। हम मानते हैं कि श्रद्धालु शायद उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो खतरनाक हाईवे है। लेकिन देवघर का कांवड़ की यात्रा और दोनों में अंतर क्या हुआ? यहाँ पर हरिद्वार से एक हाईवे मेरठ तक आया, मेरठ से दूसरा हाईवे दिल्ली आया और दिल्ली से गुड़गांव के लिए तीसरा हाईवे। मतलब कि हमारे 3 हाईवे का इस्तेमाल और कई राज्य इसमें शामिल है। वहाँ एक राज्य केवल झारखंड सरकार शामिल है, यहाँ उत्तराखंड के एरिया में है, यूपी के एरिया में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है। बहरहाल सभी लोग चाहते हैं कि कांवड़ियों की यात्रा जो शिव बाबा की आराधना के लिए है वो कंप्लीट हो, उसमें सहयोग भी करते हैं। मैंने देखा कि अन्य धर्मों के भी लोग सहयोग करते हैं। सरकार पहले इतनी मदद नहीं करती थी जितनी अब कर रही है। ये भी एक अच्छी बात है कि भाई हमारी धार्मिक यात्रा है
और इसमें सरकार से यदि सहायता मिल रही है तो अच्छी बात है। लेकिन यही इसमें ये देखने की बात है कि हम अनुशासन को नहीं तोड़े और अपील करनी पड़ेगी। उसमें बीजेपी कार्यकर्ता हो, नेता हो या बीहीप के नेता हो, उन्हें भी इस बात की इल्म होना चाहिए कि नहीं, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि श्रद्धालुओं को समझाएं कि हम डिसिप्लिन नहीं तोड़े, अनुशासन नहीं तोड़े। सर इसमें एक और पॉइंट है, उस पे मैं आपसे बात करूंगा। मनीष जी, आपको कुछ कहना जल्दी से कह लीजिए, फिर मुझे एक बड़ी अपडेट लेनी है। हाँ। मैं धर्मराज जी, सारी बातें सब लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, सबकी आस्था है, आराधना है भगवान शिव में। लेकिन मैं एक बात से थोड़ा सा मुझे आपत्ति है। देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस कांवड़ यात्रा को भी राजनीतिकरण और राजनीतिक रूप देना चाहती है। आपने देखा कि ये जो सरकार है पूर्णतः दलित विरोधी सरकार है, और इन्होंने आदेश निकाल दिया कि लोग अपने दुकानों पर नाम लिखेंगे, अपने ये करेंगे। इस प्रकार की जो मंशा है ये कतई जो है इसको जो इसमें जो इनके पीछे की मंशा है बिल्कुल साफ नजर आती है। किस प्रकार से ये अगड़ा और पिछड़ा और लोगों के बीच में जो खाई बांटने की राजनीति है ताकि इनकी राजनीति चमकते रहे, धर्म के बहाने इनकी राजनीति चमकती रहे, तो वो एक चीज है। बाकी लोग सब लोग शांतिपूर्वक जी ठीक है। तो अगर हाँ, इसके पीछे जो मंशा देखिए कितनी गलत मंशा है, किस प्रकार से राजनीतिकरण करना चाहते हैं, तो ये गलत भावना है भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लगता है धर्मराज जी ये मामला हाईकोर्ट में गया था। हाँ। और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। हाँ। अब उस केस का क्या स्टेटस है मुझे नहीं पता है। सर उसमें ये था ना, सर उसमें ये था कि आप अगर कोई आउटलेट चलाते हैं तो जो FSSAI है उसका रजिस्ट्रेशन के साथ वहां पे ये था कि आपको उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको लटका के रखना पड़ेगा, ये एक तर्क दिया गया था वो। बट तो उसमें बुराई नहीं है। आजकल देखिए किसी भी दुकान में जाइए, आप वकील के पास जाइए तो उसके चैम्बर में उसके पीठ के पीछे वो उसकी सर्टिफिकेट लगी होती है बार काउंसिल की। ये पहले से है, ये ऑलरेडी है, ये तो मिनिमम नॉर्म जो नहीं करते वो गलत करते हैं। ये नियम है तो नियम पालन करने में क्या दिक्कत है? नहीं, यहाँ पे बात की नेम प्लेट की, नाम लिखने की। हाँ, अब उसमें कुछ लोगों को उसमें कुछ वो एक डिबेटेबल नहीं भाई साहब, आपने जो बात की ना, मैंने उसमें कुछ चीजें थी कि अगर उसमें ये तर्क दिया गया था कि जैसे अब्दुल है, अब्दुल गणेश पौष्टिक फूड स्टोर करके चला रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप अब्दुल हो तो आप गणेश के नाम से क्यों चला रहे हो, ये आपत्ति थी। लेकिन उसमें कुछ था कि अगर कोई में अगर फ्रेंड्स आउटलेट करके वो चला ले तो कोई कुछ ही क्या कर सकता है। अरे तो नहीं, इसके पीछे की मंशा देखेंगे। सदियों से ये शिव कांवड़ यात्रा जो है हिंदू मुस्लिम धार्मिक भाईचारा का मिसाल होते आया है, और जिस प्रकार से अभी ठीक है मनीष भाई ये हमारा टॉपिक नहीं है। मैं जिस टॉपिक, अरे चिल्लाओ मत यार, सब लोग मेरा आज ये सब्जेक्ट नहीं है तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। हम भड़काने वाले बैठे हो, अरे हम डाइवर्ट हो जाएंगे डॉक्टर साहब, डाइवर्ट हो जाएंगे। रुक जाइए, देखिए बड़ी खबर है, ग्लासगो महाराज रुक जाइए। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न होने के बाद कई सारे जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं आज देश लौटेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेताओं का दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार वेलकम होने वाला है, उसकी तैयारी की गई है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम हरियाणा के खिलाड़ियों के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे, और वो बतौर खेल राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर रहेंगे, जहां पर वो हरियाणा के खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे। हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत चौथे नंबर पर रहा है पदक तालिका में, उस टैली पे चौथे नंबर पर रहा है, और जो बड़ी संख्या है पदकों की उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का बोलबाला रहा है। तो ऐसे में हरियाणा ऐसे भी खेल के मामलों में कुछ खेल तो इस बार शामिल नहीं हुए, ये तो पदक तालिका में भारत की भी स्थिति और बेहतर होती। तो बड़ी अपडेट यही है कि जब खिलाड़ी लौटेंगे तो उनके स्वागत के लिए हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मौजूद रहेंगे बतौर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ हम लौटते हैं। अब मैं दीपक जी, देखिए हम सब शिव भक्त हैं, और अभी रायतपन भारती जी ने जो जिस कांवड़ यात्रा का जिक्र किया
उसमें सर दो बड़े छोटे छोटे अंतर बता देता हूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सुल्तानगंज से जो देवघर जाते हैं, जो कांवरिया, वहां पे कांवरिया बोलते हैं र, और यहाँ बोलते हैं कांवड़िया ड बोलते हैं। एक तो ये फर्क है। दूसरा ये है कि वहां पे बम बोलते हैं, किसी को भी बम बोलते हैं कि अवधेश बम, मनीष बम, इस तरीके से। यहाँ पर भोले बोलते हैं, ये एक फर्क है। यहाँ पे भोले बोलते हैं जो हरिद्वार से इधर आते हैं, एक वो फर्क हो गया। तीसरा जो सर ने बता ही दिया कि वहाँ पे सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, और कुछ लोग उसके 30-40% लोग उसके आगे बासुकीनाथ जाते हैं, जो दुमका जिला में पड़ता है झारखंड में, वो भी का एक बड़ा महत्व है। तीसरा यहाँ पर एक ये है कि लोग हरिद्वार से उठा के कोई पंजाब जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में किसी और दिशा में जा रहा है, और अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में लोग जाते हैं। वहां पे एक है कि 12 ज्योतिर्लिंग में जलार्पण करना होता है, तो एक रूट एक फिक्स है, उसमें नदी भी है, फिक्स रूट है। हाँ, उसमें नदी भी क्रॉस करना पड़ता है, पहाड़ भी क्रॉस, और मैं 2-3 बार उसमें जा चुका हूँ, तो मुझे उसका अनुभव है। पूरा समय पुराना हो गया, बट वो बिल्कुल डिफरेंट है, हर तरीके से वो डिफरेंट है कई चीजों के हिसाब से, तो उस पर बात नहीं करनी। दीपक जी, एक मसला ये है सर कि सरकार को हर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। सरकार कांवड़ियों के लिए क्या कर रही है, मनीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कोई भी सरकार हो, सब सरकार अपने अपने हिसाब से कांवड़ियों के लिए बेहतर करने का प्रयास करती है। चूक अगर होता है तो निचले स्तर पे होता है। मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं कि शीला जी की सरकार हो, चाहे अरविंद जी की सरकार हो, या वर्तमान रेखा जी की सरकार हो, उनके स्तर पर कोई चूक होती होगी। चूक होता होगा नीचे के स्तर पे, एग्जीक्यूशन के। सरकार अपने स्तर पर खूब काम करती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि मेरे ऊपर कोई धब्बा लगे या हमको जनता में हमारे खिलाफ कुछ ये जाए। लेकिन मसला ये है सर, अगर दीपक शर्मा जी अपने घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, और दीपक शर्मा जी को रोज आधा घंटा लगता है, अभी तो ये स्थिति होती है कि रात को 12 बजे भी आप निकल जाओगे एनएच पे, तो आपको घंटों जाम में फंसना पड़ेगा। अगर कोई दिल्ली से गाजियाबाद नोएडा की तरफ आता है तो आपको वहां पे घंटों फंसना पड़ जाएगा। तो अगर कोई जा रहा है या आ रहा है, वो आधा घंटे का सफर उसका 2 घंटे का हो रहा है, तो उसकी नाराजगी तो अपनी सरकार से ही होगा ना सर, कि आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि मैं 2 घंटे फंस रहा हूं। जी बिल्कुल, मैंने आपसे जब पहले राउंड के अंदर ये बात बोली थी कि इसमें एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, कि जो श्रद्धा है, आस्था है, वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन सवाल इस बात का भी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, रोजगार है, बच्चों की शिक्षा है या स्वास्थ्य है, ये सब चीजें अपनी अपनी जगह सभी महत्वपूर्ण अपना एक स्थान रखती हैं। तो ये उचित करना, एक बैलेंस अप्रोच लेकर के कि किसी को भी असुविधा ना हो, तो ये सरकार का कार्य होता है। सवाल ये कि आज हम अगर मान लो इस बात को कहें कि कमियां हैं, तो वाकई में कुछ ना कुछ आप देखेंगे कमियां निकल जाएंगी। सवाल इस बात का भी है कि मॉनिटरिंग, हर स्तर पर मॉनिटरिंग आवश्यक होनी चाहिए, और जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, आपको सपोज आप दिल्ली की बात भी करें, आप कहें कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर जाम है तो हमेशा ही लगता है, तो ये कहेंगे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा और कुछ भी सुधार नहीं होगा। लेकिन सपोज आप मॉनिटरिंग करते हैं और उसके बाद में उसी के अनुसार कदम उठाते हैं कि यहाँ पर जाम है तो हमें इसमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, वहां पर कुछ ट्रैफिक पुलिस के लोगों को भेजने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है सुधार हो जाएगा। सवाल इस बात का भी है कि आज अगर आप देखें, एक डेटा मैं पढ़ रहा था कि ट्रैफिक पुलिस के अंदर ही स्पेशल लगभग मुझे लगता है 2000 से 2500 की जो मैन पावर का शॉर्टेज है। तो आप देखें तो मोर ओवर कुल मिलाकर रिसोर्सेज का भी आपको देखना है कि आप कितने लोगों को वहां पर लगाएंगे, और ट्रैफिक का जो मसला होता है ये बहुत महीन लाइन के ऊपर चलता है। आप किसी को भी अगर वहां पर डिप्लॉय करते हैं कि आज हम उनकी ड्यूटी लगा देते हैं या कल दूसरे की ड्यूटी लगा देते हैं, ये पर्टिकुलर बहुत एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उनका कार्य होता है, जो स्टाफ होते हैं उनका कार्य होता है, उनको वहां का अनुभव होता है, और ट्रैफिक की जो स्थिति होती है उनको डेली उसका अनुभव होता है। तो इसके अनुसार हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग भी आवश्यकता है, और ऐसे समय पर जब आप बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा के समय की बात कर रहे हैं, तो इस समय पर अधिक मैन पावर की भी आवश्यकता है। तो मुझे नहीं मालूम अभी आज की स्थिति के अंदर कितनी मैन पावर है, मैन पावर की क्या स्थिति है। जो मैं अभी पढ़ रहा था, पिछले 2023 और 24 का आंकड़ा पढ़ रहा था, उसके अनुसार तो 2000 के लगभग ट्रैफिक पुलिस के अंदर
जो है मैन पावर का शॉर्टेज है। तो आप अगर मान लो उस तरह से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे समय के ऊपर आपको काफी अधिक संख्या के अंदर वहां पर ट्रैफिक पुलिस मैन उपलब्ध होने चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे किसी चौक के ऊपर आप देखेंगे अगर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर वहां पर होते हैं तो 5 मिनट के अंदर ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, और नहीं होते हैं तो मुझे लगता है 1 घंटे का जब वहीं से बन जाता है। तो ये एक स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है। इसमें अवधेश एक पॉइंट ये भी है सर, क्योंकि पिछले कुछ सालों में तो हम ये देख रहे हैं कि जो धार्मिक पर्यटन है उसका इस देश में ग्रोथ देखा जा रहा है, इजाफा देखा जा रहा है। रायता परमार्थी जी, आप सहमत इस बात है सर कि धार्मिक पर्यटन देश में बढ़ा है? पहले की तुलना में बढ़ा है, और मैं कह सकता हूँ कि ये 1.5-2 गुना बढ़ा है। धार्मिक यात्राएं भी बढ़ी है। पहले वो उत्तराखंड के चार धाम में जो जा रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है हर जगह सर। कांवड़ियों की संख्या तो अब 2 करोड़ तक पहुंच रही है। और आप इसका एक प्रमाण ये है कि हम लोग जहाँ बैठे हैं इससे थोड़ी दूर आप चले जाइए, मथुरा वृंदावन, सैटरडे संडे आप मथुरा वृंदावन में किसी भी, पहले था कि कोई फिक्स तिथि होती थी उसमें भीड़ रहता था। आज की तारीख में आप किसी भी दिन सैटरडे संडे चले जाइए, आप शहर के अंदर गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। ये स्थिति मथुरा वृंदावन की हर सैटरडे संडे होती है। तो धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। तो जब धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, और हमारी सलाह होगी कि बुजुर्गों और जो लोग बीमार हैं उनको छुट्टी के दिन में तो बिल्कुल न ले जाएं मथुरा वगैरह। बिल्कुल सर। अभी मैं रिसेंट 2-3 महीने पहले गया था, मैं ऑड डेज में गया था, सैटरडे संडे में खुद भी अवॉइड करता हूँ और कोई विशेष तिथि में तो बिल्कुल नहीं जाता। तो ऐसे में जब ये है तो आपको नहीं लगता अवधेश जी कि सरकारों को इस प्लान पर काम करना चाहिए? क्योंकि शहर एक्सपेंड हो रहा है, संख्याएं बढ़ रही हैं। आज एक घर में 4 लोग हैं तो 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां हर घर में है, वो सड़कों पर गाड़ियां आ रही हैं। आप कितना भी कॉल कर लो लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बट जो लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं वो लोग अपनी ही गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में कोई एक रूट तय किया जाए जिसमें कांवड़िए जो कह लीजिए वो उस पे सफर करे, और वो एक रूट हो जाए हर साल के लिए, क्योंकि हर साल का मसला है। धर्मा जी देखिए, पहली बात तो मैं दीपक जी की बात बता दूं। दीपक जी इसमें सर एक और चीज ऐड कर दूं कि अभी जैसे होगा ना, उसके बाद नवरात्रि के टाइम में 2-4 दिन फिर इसी तरीके की भीड़ होती है। फिर जब मूर्तियों के विसर्जन का समय आता है तो यमुना के आसपास के इलाकों में फिर इसी तरीके की स्थिति बनती है। डॉक्टर साहब, धर्मा जी देखिए, एक बात कही थी अभी कि पुलिसकर्मी थोड़े कम है, पुलिस कम है, उन्होंने पढ़ाया कहीं, ये भी पढ़ना चाहिए दीपक जी आपको। 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी बढ़ाए गए हैं जो कांवड़ियों को जो रूट लगा हुआ है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी दुरुस्त आ रही है, प्लीज। हाँ, इसी बात आप जो बात कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा बढ़ी है, धार्मिक उत्सव बढ़े हैं, ये सब देखिए मोदी सरकार की देन। मोदी सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा करने के लिए, धार्मिक उत्सव करने के लिए, वो पहले कभी आपने देखी? 2014 से पहले उत्तर प्रदेश की बात ले लेते हैं हम। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में धार्मिक उत्सव मनाने से लोग डरते थे। कई जगह तो संभल हुआ, मुरादाबाद हुआ, अमरोहा हुआ, बरेली हुआ, हसनपुर हुआ, आपका मेरठ हुआ, सहारनपुर हुआ, शाहजहांपुर हुआ। ये ऐसी जगह थी, यहाँ बड़े मतलब एक लिमिटेड समय में लिमिटेड चीज की जाती थी। वो तो 2014 के बाद जो है 2014, और एक बार मैं बताऊं, आप दिल्ली ले लीजिए, 2025 से पहले एजेंडा पे आ गई है, ये घुमा फिरा के बात वहीं आ गए, उनको कहीं भी ले जाओ ये बात नहीं लाएंगे। मारा जाता था, ये भूल गए कि इनके एजेंडा को पब्लिक ने नकार दिया है, इनके तुष्टीकरण की राजनीति को पब्लिक नकार दी है। अरे बात करो, सीधा सीधी बात करो। आपने कुकर्म किए हैं वो सुनना पड़ेगा आपको, कोई और नहीं सुनेगा। अरे जल्दी बोलिए। आपके कुकर्म का रिजल्ट आज दिख गया ना, तो बाकी बिहार में बिहार के लोगों ने आपके कुकर्मों पर मोहर लगा दिया है। चलिए ठीक है सर अब कहाँ बांकीपुर दतिया जा रहे, मत अब यहीं पे रहिए ना। अब कितने बढ़िया हम लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, बांकीपुर चले जा रहे हैं। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। मनीष जी तो ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो उनकी तो हर बात पोल खुलती है, वो पोल छुपाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरा मुद्दा ये भी बता दो ना कि आपके नाम पे जो चंदा चोरी का रिकॉर्ड है वो भी बता दो लोगों को। अरे तुम ये बता दो भाई, झारखंड कब जा रहे हैं केजरीवाल जी? झारखंड नहीं जा रहे प्रोटेस्ट करने? वहाँ छात्र बेचारे बारिश में खड़े हुए हैं, पानी हो तो बोलना उनसे।
पंजाब कहीं नहीं जाते हो, सब्र करो, सब्र कहीं नहीं जाते। सर मुद्दे पर रहिए, सर मुद्दे पर रहिए, मेरे पास 2 मिनट मात्र है, मुद्दे पर रहिए, ज्यादा समय खराब मत कीजिए। चंदा चोरी का हिसाब देश को दे दो, देश के लोगों से माफी मांग लो। चलिए उसी नोट पे आ जाते हैं सर। अब अवधेश जी जल्दी। अरे भाई, पंजाब से निकालने वाली देखिए धर्मराज जी, इनके हिसाब से 2014 से पहले लोग धार्मिक आस्था मनाते ही नहीं थे, ये आए हैं उसके बाद लोग धार्मिक हुए हैं, ये कहना चाहते हैं, ऐसे तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं ये। ऐसे बंद करिए। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब जल्दी। हाँ बोलिए जल्दी। यही कह रहा था, देखिए जहाँ जहाँ धार्मिक उत्सव बढ़ रहे हैं, धार्मिक यात्रा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सुविधाएं बढ़ रही हैं सनातन धर्म में। सनातनियों को, जो सनातनी है उनकी जो सुविधा भी बढ़ रही है और उनके लिए सुविधा, सुरक्षा दोनों चीज दी जा रही है सरकार द्वारा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं भी बढ़ रही हैं और धार्मिक उत्सव भी हमारे देश में खूब उत्साह पूर्वक मनाए जा रहे हैं। आप कांवड़ यात्रा को ले लीजिए, पहले गिने लोग जाते थे, आज के समय में आप देखिए पूरा हरिद्वार भरा हुआ है। और पूरे देश में क्या, हर जगह जो सनातनी है, जो महादेव के भक्त हैं, वो कहीं ना कहीं आपको महादेव की भक्ति में लीन पाए जाएंगे, है ना। तो इसमें तो है पूरी तरह लोग नहीं जाते थे, अब जाते हैं। चलिए ठीक है। अब सर ठीक और दाएं बाएं नहीं, अब ठीक है। रायतापन भारती जी 10 सेकंड 15 सेकंड में सर, सरकार को कांवड़ियों के साथ साथ जो शहरवासी हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये परेशानी और बढ़ने वाली है। हम तो कहते हैं कि परस्पर ख्याल रखें, कांवड़िए नागरिकों का ख्याल रखें, नागरिक है तो कांवड़ियों का ख्याल रखें। मैंने देखा है जगह जगह स्वागत होता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि शिव की आराधना के साथ उपवास की जो प्रथा है ना, उसे डॉक्टर कहते हैं कि बहुत बढ़िया चीज है। जो व्यक्ति हफ्ते में 1 दिन उपवास करेगा वो गंभीर बीमारियों से बचेगा। तो शिव की आराधना के पीछे कई बातें हैं, हम समय समय पर दर्शकों को बताएंगे। सर देखिए, सब उसी नोट पे खत्म करूंगा कि हम सब लोग आस्तिक लोग हैं, जहां तक मुझे लगता है हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। सरकार सभी कांवड़ियों का खूब ख्याल रखे, खूब ध्यान दे, उनके लिए व्यवस्थाएं करे। लेकिन जो शहर के लोग हैं, जो उस कांवड़ यात्रा में शरीक नहीं होते हैं, जो शहर में रहते हैं, अपने रोजमर्रा के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उनकी भी व्यवस्थाओं को देखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि 15-20 दिन तक किसी एक की आप सेवा करें तो जो दूसरा पक्ष है वो बिल्कुल इग्नोर हो जाए। उनकी समस्याओं को भी एड्रेस किया जाए, जो उनको अचानक से जो सड़क पर ट्रैफिक आती है, भीड़ आती है, उससे क्रिएट होती है। तो क्रिएट होने का कारण क्या है और अगर हो रही है तो उसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर सरकारों को विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। डॉक्टर